हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी बाय राहुल में। आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपके जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हम बेसिकली उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है और बार बार ये कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का उपयोग किया था? ठीक है, यानी कि भूख हड़ताल को एज अ एक हथियार के रूप में गांधी जी ने किस आंदोलन में जो है पहली बार यूज़ किया था? ठीक है, तो ये इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। ठीक है, तो अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल जो ये घटना थी ये बेसिकली आपकी हुई थी 1918 में। हुआ क्या था कि वहाँ पर जो कारखानों के या मिलों के जो मालिक थे और जो वहाँ के मजदूर थे, तो उनके बीच में प्लेग बोनस जो था उसको लेकर थोड़ा सा विवाद था। फिर वहाँ पर क्या है, गांधी जी पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ पर 3 दिन का जो है इन्होंने अनशन किया था और उसके बाद जो कारखानों के या मिल के जो मालिक हैं तो वो क्या है बोनस देने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस प्रकार से ये क्या थी, ये भारत में जो है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो गोलमेज सम्मेलन थे बेसिकली वो 3 हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब कब कब हुए थे थोड़ा सा उस पर मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था बेसिकली आपका प्यारे दोस्तों वो हुआ था 22 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक। दूसरा आपका जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 7 दिसंबर 1931 से शुरू। उसके बाद तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो बेसिकली आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर और 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। अब इसमें से जो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का वो होगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिसने क्या था इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब अगर हम बात कर लें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी ने केवल आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था केवल उसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? यानी कि सत्ता जो थी वो लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर वो क्या है ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल का जो पद नाम है, जो पद था, उसको वायसराय के रूप में क्या है परिवर्तित कर दिया गया था। और अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था? यानी कि जब बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो उस समय जो है कौन सा जो है आंदोलन हुआ था? तो थोड़ा सा बंगाल विभाजन के बारे में हम जान लेते हैं। तो बंगाल विभाजन जो है प्यारे दोस्तों बेसिकली वो हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, हुआ क्या था कि उस समय जो तत्कालीन जो वायसराय थे, यानी कि उस समय के जो वायसराय थे 1905 में लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने क्या है 20 जुलाई, कब 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसमें जो बंगाल जो उस टाइम का प्रांत था इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल 2 भागों में विभाजित जो है किया जाना था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था बेसिकली बंगाल को के विभाजन का, तो बंगाल में जो उस टाइम बढ़ती राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको कहीं ना कहीं क्या है वो रोकना था। और इसी घोषणा के फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उसकी जो है घोषणा कर दी गई थी। और फिर जो है अब अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है 20 जुलाई को तो इन्होंने क्या है घोषणा की थी किसकी, बंगाल विभाजन की। और जो ये जो आपका प्रभावी हो गया था वो हो गया था आपका 16 अक्टूबर को। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की गई थी तो वो की गई थी आपके 7 अगस्त को। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब है आपका 5th क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? अब जैसा कि हमने इसमें 3-4 टर्म्स अभी देख ली थी कि कैसे कैसे बंगाल विभाजन जो है वो हुआ था और अब इसे रद्द कब किया गया था, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1911। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप 11 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1911 में जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द हो गया था। अब कुछ कुछ चीज़ें क्या थी इसके साथ, अब जैसे जो दिल्ली दरबार में उस टाइम पर ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे वो आए हुए थे, तो उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को, कब 12 दिसंबर
11 को जो ये बंगाल विभाजन हुआ था इसको रद्द कर दिया गया था। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से हटाकर जो है दिल्ली को एक नई भारत की राजधानी बनाने की भी उन्होंने जो है घोषणा कर दी थी। और उसी के साथ बंगाल को एक अलग जो है प्रांत के रूप में पुनर्गठित भी उन्होंने किया था, जिसमें क्या था कि उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये दो तरीके से आते हैं, जैसे आपका कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर यहाँ पर बात की जा रही है पहली महिला अध्यक्ष की, तो पहली महिला अध्यक्ष का जो इसको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी वो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1917 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो उसमें बेसिकली ये जो है महिला अध्यक्ष जो है ये बनी थी। और जो एनी बेसेंट थी ये बेसिकली आंग्ल आयरलैंड से क्या है ये संबंधित थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में हम बात कर ले तो वो है आपकी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू आपकी बेसिकली 1925 वाला जो कानपुर का जो अधिवेशन था, तो उसमें कांग्रेस की ये पहली अध्यक्ष बनी थी, जो कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में जो है, ठीक है, यानी कि सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो आपका पारित हुआ था प्यारे दोस्तों वो हुआ था आपका वर्ष 1919 में। हुआ क्या था बेसिकली कि भारत में जो धीरे धीरे जो है क्रांतिकारी जो गतिविधियां जो बढ़ती जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए 1917 में एक न्यायाधीश थे सर रॉलेट एक्ट, तो उन्होंने सर सिडनी रॉलेट, तो उनकी अध्यक्षता में क्या था एक समिति का गठन किया गया था। और इसी समिति के सुझाव के आधार पर ही 1919 में क्या है एक रॉलेट एक्ट नामक जो एक कानून था वो लाया गया था। अब इस रॉलेट एक्ट में बेसिकली था क्या वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके तहत अंग्रेजी सरकार जो थी वो किसी भी व्यक्ति को मुकदमा बिना उस पर मुकदमा चलाए 2 साल तक क्या है उसको जेल में रख सकती थी, ठीक है। तो उसी और इसकी वजह से ही क्या था उस समय पर भारतीयों ने इसे काला कानून का नाम भी दिया था, ठीक है। किसको दिया था? रॉलेट एक्ट को। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो 1919 के जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग की जो आपकी घटना थी प्यारे दोस्तों वो हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919, ठीक है। आपको सभी को पता है जनरल डायर के द्वारा क्या था जलियांवाला बाग में जब बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हो रखे थे तो उसने क्या है उन सभी पर अंधाधुंध जो है फायरिंग करवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। तो इस जलियांवाला बाग की जांच की घटना के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसका नाम था हंटर समिति, ठीक है। तो जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का जो है गठन किया था। और कमीशन ने मार्च 1920 में, यानी कि इस कमीशन ने मार्च 1920 में जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी थी। और इसमें क्या था कि इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया बारदोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो बारदोली जो सत्याग्रह था थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह बेसिकली पहले तो हम देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह आपका जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। और इसका जो आपका राइट आंसर वो होगा आपका भूमि कर में वृद्धि, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह बेसिकली आपका 1928 में कहाँ हुआ था? सूरत जिले के जो है बारदोली नामक एक जगह है वहाँ पर हुआ था। और इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें सरकार द्वारा भूमि कर में जो 30% की वृद्धि कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये उसके विरोध में जो बारदोली सत्याग्रह है वो शुरू हुआ था। और एक और अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट इस बारदोली सत्याग्रह के बारे में देखें तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो अब तक के सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे ज़्यादा संगठित, सबसे ज़्यादा व्यापक और सबसे ज़्यादा जो है ये सफल भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो बेसिकली केवल एक बार, और वो भी कब? 1924 में। तो महात्मा गांधी जो थे वो केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इस जो है आपका मैं आपको बताऊं, इस जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन था इसके एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसी में ही क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों अलग अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी?
तो प्यारे दोस्तों, जो दांडी यात्रा थी बेसिकली उसकी जो शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से? जो अहमदाबाद स्थित उनका साबरमती आश्रम था, वहाँ से लेकर दांडी नामक स्थान तक, जिसकी लगभग उनके बीच, दोनों स्थानों के बीच की कुल दूरी लगभग जो थी वो आपकी 358 किलोमीटर थी। 24 दिन तक जो है उनकी ये यात्रा चली थी, और फाइनली 24 दिन बाद वो अपनी जो यात्रा को तय करके 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी नामक स्थान पर पहुंच गए थे। गांधी जी ने यहाँ पर जाकर क्या किया था? बेसिकली नमक बनाकर, जो नमक कानून उस टाइम अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो लगाया, मतलब जो चलाया गया था, है ना, जो लागू किया गया था, उसको तोड़ा गया था, है ना। उन्होंने क्या किया था? वहाँ पर समुद्र तट पर खड़े होकर वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब एक संकेतात्मक रूप में जो है नमक बनाकर जो है उस कानून को बेसिकली भंग कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और उसी नमक को, कानून को तोड़ने के साथ ही वहीं से ही क्या था आपका, जो एक और आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत जो है वहीं से शुरू हो गई थी। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो आपका अल्पसंख्यक शब्द है, तो इसका जो प्रयोग है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी 29 और 30। तो बेसिकली अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग मुख्यतः जो है अनुच्छेद वो 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए और संरक्षण के लिए जो है उसमें बात की गई है, तथा अनुच्छेद 30 में इनके लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को लेकर जो भी बातें हैं उनका जो है वर्णन इनमें किया गया है। चलिए, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सम्मिलित है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी 368, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368, उसमें बेसिकली संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो सम्मिलित है। अनुच्छेद 368 ए, ठीक है, संसद को संविधान में संशोधन करने की जो है शक्ति प्रदान करता है, और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान की किसी भी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का जो है प्रयोग करके संविधान के किसी भी उपबंध में जो है वो उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब आपका है नेक्स्ट, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख लेते हैं। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी आपकी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और ये आपका जो 52वां संविधान संशोधन था, ये बेसिकली हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जो है जोड़ी गई थी। अब इस 10वीं अनुसूची में बेसिकली था क्या, हम वो जान लेते हैं। तो इसमें दल बदल विरोधी विषयक जो प्रावधान इसमें बेसिकली आपके दिए गए थे। ठीक है, क्या दिए गए थे आपके? दल बदल, जो आपके, ठीक है, तो इसमें दल बदल से रिलेटेड बेसिकली प्रावधान जो है इस 10वीं अनुसूची में बताए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, यानी कि 21 से 18 वर्ष जो है वो कब की गई थी? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा बेसिकली वो होगा आपका वर्ष 1989, यानी कि जो इसका सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है यहाँ पर। तो 61वें संविधान संशोधन 1988, यानी कि ये संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1988, ठीक है, के द्वारा क्या था? मताधिकार की जो आयु थी उसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया था। यानी वोट देने की जो उम्र है बेसिकली आपके न्यूनतम, उसको 21 साल से घटाकर क्या है 18 साल जो है वो कर दिया गया था। और जो ये अब आपका जो संविधान संशोधन था बेसिकली 61वां संविधान संशोधन 1988 वाला, ये आपका वर्ष 1989 में जो है क्या है ये लागू हो गया था। और पहली बार 18 वर्ष में मताधिकार का जो प्रयोग किया गया था वो बेसिकली 1989 में ही 9वीं लोकसभा के जो है आम चुनावों में बेसिकली आपका किया गया था। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां। तो संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 73वां,
ठीक है। तो 73वां जो संविधान संशोधन था बेसिकली वो आपका ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। तो 73वां जो संविधान संशोधन था बेसिकली ये आपका हुआ था 1992 में, यानी कि 1992 में हुआ था। और इसमें क्या था कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। और एक और चीज़ थी इसमें कि इसके द्वारा जो है ग्राम पंचायतों के चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 जो स्थान है वो क्या है, आरक्षित कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 17, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार बना दी गई थी, यानी कि उनको शिक्षा मिलना जो है वो उनका मौलिक अधिकार जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया था। तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था आपका 2002 में। ठीक है। तो इसके लिए क्या था कि जो आपका ये संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसमें क्या था कि 6 से 14 साल आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और जिसके लिए क्या था कि अनुच्छेद 21A, ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 21A जो है आपका उसको संविधान में जोड़ा गया था। और उसी के द्वारा फिर अनुच्छेद 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51A में जिसमें कि आपके मौलिक जो कर्तव्य हैं वो आपके जिसमें वर्णित है, उसमें फिर आपका पहले क्या थे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिर 51A में जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी उसमें जोड़ दिया गया था। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18, तो किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की संख्या की 15% जो है सुनिश्चित कर दी गई थी। ठीक है, इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा बेसिकली वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा अनुच्छेद आपका 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन जो है करके उसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है उसको 15% सुनिश्चित कर दिया गया था, यानी कि पूरे मंत्रिपरिषद में से केवल 15% ही जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो केवल मंत्री बन सकते हैं, या फिर जो मंत्रियों की संख्या है वो केवल पूरी मंत्रिपरिषद के 15% ही रहेगी। अब केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है, तो ये तो हो गया मंत्रिपरिषद की संख्या उनके तौर। बेसिकली इसमें जितने मंत्री हैं तो मंत्रियों की संख्या जो है वो 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं आपके। तो संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो मूलतः जो है संघ सूची में अगर हम देखें तो इसमें जो है आपके इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 97 विषय। तो मूलतः यानी कि जो विषय थे इसमें वो थे आपके 97, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए हैं, वो हो गए हैं आपके 100 विषय। ठीक है, मूलतः कितने थे, 97 थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है इसमें 100 विषय हैं। उसी के साथ अब जैसे संघ सूची है तो 2 सूचियां आपकी और हैं, कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो संवर्ती सूची है और एक है आपकी राज्य सूची। तो इनके बारे में भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि इनमें कितने कितने जो है आपके विषय हैं। तो संवर्ती सूची में मूलतः आपके जो है 47 जो है विषय थे, और अब वर्तमान में जो है ये कितने हो गए हैं, इनकी संख्या 52 हो गई है। राज्य सूची में भी मूलतः आपके जो थे वो 61 थे, लेकिन सॉरी 66 थे, मूलतः जो थे वो 66 विषय थे, लेकिन अब जो है इनकी संख्या वो कितनी हो गई है, 61 हो गई है। ठीक है, यानी कि राज्य में, और हुआ क्या था कि राज्य में से आपके 5 जो बेसिकली विषय थे वो निकालकर किसमें, संवर्ती सूची में बेसिकली आपके डाल दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके अभी हाल ही के कुछ एग्जाम्स में भी जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो 8वीं अनुसूची में बेसिकली कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची को अगर हम देखें तो पहले अगर मूलतः रूप से देखें, यानी कि जब संविधान हमारा जो लागू हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं इसमें थी, तो वो थी आपकी 14। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपकी कितनी है, टोटल 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्राप्त की गई है, या इसमें 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में इसका कितना है ऑप्शन आपका 22 भाषाएं। ठीक है, अब इसमें एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि मूलतः इसमें कितनी 14 भाषाएं, मैंने आपको बताया कि 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब कितनी है, तो आप अभी इसमें 22 भाषाएं। तो मोटा मोटी देख लेते हैं कि 8 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हुआ था इसमें 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, और वो कब हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन, बेसिकली आपका हुआ था 1967 में, और इसमें सिंधी भाषा को जो है इस 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बाद हुआ था फिर आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में,
और इसमें आपकी 3 मुख्य भाषाएं, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था आपका 2004 में, और इसमें आपकी मुख्यतः 4 भाषाएं, कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को बेसिकली शामिल किया गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर बाद में क्या है, इसमें 8 भाषाएं इन 3 संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो इनकी जो कुल संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी आपकी? 22 हो गई थी। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुसार भारत है एक, तो भारत क्या है? तो भारत एक जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यानी कि जो संविधान का बेसिकली आपका अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को एक राज्यों का संघ कहकर जो है इसमें पुकारा गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है वो बेसिकली क्या है आपका? संविधान की बेसिकली आपकी आत्मा कहलाता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है ये 2 टाइप से हो जाता है प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाते हैं। तो हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो वहां पर जो हो जाएगा आपका, तो अनुच्छेद जो आपका 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो आपका जो भाग 2 है इसमें प्यारे दोस्तों, वो आपका जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता के बारे में जो है संविधान में हमारे चर्चा की गई है। ठीक है, अब कुछ नागरिकता के बारे में हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत में क्या है कि भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता दी गई है। ठीक है, और एकल नागरिकता का मतलब क्या है आपका? कि सभी जो है वो भारतीय हैं। अगर अब इसकी तुलना अगर हम अमेरिका के संविधान अमेरिका से करें तो अमेरिका में क्या है, सभी नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई, यानी कि वो अपने संघ के भी, जो पूरा अमेरिका है उस संघ के भी वो नागरिक हैं, और प्लस उसके साथ साथ वो क्या है अपने राज्यों के नागरिक भी हैं। तो ऐसा भारत में नहीं है, भारत में सभी व्यक्तियों को एकल नागरिकता दी गई है, जिसमें इनको कहा गया है कि हम सब भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, निम्न में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हो गया। चलो, तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे क्या था, ये आपका बेसिकली संविधान के जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आपका अधिकार जो है आता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय जो है कहकर इसको पुकारा था। बेसिकली इसी अनुच्छेद द्वारा जो है क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी बनाया गया है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए प्राधिकृत है? यानी कि कौन मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कर सकता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन है संसद। तो बेसिकली आर्टिकल 368 के द्वारा, जो हमें थोड़ी देर पहले देखा भी था, संसद जो है वो संविधान में संशोधन की शक्ति जो है उसको प्राप्त है। 368 आर्टिकल 368 के तहत संसद को जो है संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, जिससे वह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में कौन से जो है अधिकार उल्लेखित है? कौन से अधिकार की बात की गई? तो अभी हमने देख ही लिया था पीछे की, ये है आपका क्वेश्चन जो है आपका राइट ऑप्शन सी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बेसिकली जो अधिकार है वो अनुच्छेद आपके 32 में जो है उल्लेखित है या वर्णित है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो है आत्मा या हृदय भी उन्होंने बेसिकली कहा था, है ना। और इसके तहत ही अनुच्छेद 32 के तहत ही अगर आपके मौलिक अधिकार, प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर केवल मौलिक अधिकारों का आपके उल्लंघन होता है तो इस अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? यानी कि इनको लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो ये है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
करना। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये व्यक्त करते हैं कि राज्य कोई भी कानून बनाते समय इन तत्वों का विशेष ध्यान रखेगा। यानी कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आपके जो संविधान है उसमें वर्णित है। और ये क्या है कि इसमें ये व्यक्त बेसिकली बताया गया है कि कोई भी राज्य जब कोई भी नया कानून बनाएगा तो उसको इन जो आपके तत्व हैं, जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली इनमें क्या है, समाजवादी गांधीवादी विचारों और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा जो है स्थान दिया गया है और कहीं ना कहीं उनकी इसमें बात की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एक राज्य को क्या है उसमें कोई भी कानून लागू करने के टाइम पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सॉरी ये आपका हाँ किसके लिए है, यानी कि पर्टिकुलर ये किसके लिए जो है संविधान में इनको रखा गया है। तो ये है आपका इसका राइट ऑप्शन ए, सरकार के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 27 में कि चलिए अब ये क्या है बेसिकली कि ये सरकार के लिए एक सकारात्मक निर्देश होते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये ऐसे तत्व होते हैं जो सरकार के लिए क्या है एक पॉजिटिव जो है ये डायरेक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं और इनसे राज्य को क्या है कि एक लोक कल्याणकारी या जनहितकारी जो है राज्य की स्थापना के लिए जो है इसको इनको निर्देश या आइडिया जो है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने के लिए किस देश का जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सर्वाधिक प्रभाव इन द सेंस कि जब नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया जा रहा था संविधान में तो किस देश के संविधान से जो इनको लिया गया था या किस देश के संविधान को पढ़कर जो है इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं। तो अगर अभी तक हम 2020 जनवरी 2020 तक अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में कुल आपके अभी तक ऑप्शन नंबर सी 104 ये आपका राइट ऑप्शन है। तो 104 लगभग संविधान संशोधन जो है वो किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। यानी कि भारतीय संविधान का हमारा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अनुच्छेद 12। तो ये राज्य की परिभाषा के जो बारे में हमें बताता है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आपकी ये वीडियो यहाँ पर जो है एंड हो जाती है। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 31 क्वेश्चंस थे किसी भी आपके एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस जो आपका बेसिकली सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।